हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हम व्यंजन संधि का पूर्णतः अध्ययन कर चुके थे। व्यंजन संधि में हमने सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, अनुस्वार, परसवर्ण, अनुनासिक, छत्व, तुकागम आदि संधियों का अध्ययन कर लिया था। उसी ही क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम विसर्ग संधि और उसके जो भेद है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, क्या होती है विसर्ग संधि, कितने उपभेद है उसके, कितने प्रकार की होती है, कितने भेदों में बांटा गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले आज हम अध्ययन करते हैं विसर्ग संधि कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। देखिएगा, विसर्ग संधि समझिएगा छात्रों। विसर्ग संधि का पूर्व पद पहले पद में विसर्ग होना अनिवार्य है। यदि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो पूर्व पद में विसर्ग होना अनिवार्य है। कौन से पद में? पूर्व पद में। तो देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा बनती है, एक ट्रिक्स है। पूर्व पद में क्या होगा? विसर्ग, और विसर्ग के बाद स्वर ऑब्लिक व्यंजन। जिस प्रकार से हम परिभाषा याद करते हुए आ रहे हैं वो ट्रिक हमारी यहाँ बन करके तैयार होती है। परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी, जानते हो ना। इसका मतलब का, और इसका मतलब क्या होता है? से। विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोबारा समझिएगा, पूर्व पद के अंत में क्या होना अनिवार्य है? विसर्ग होना अनिवार्य है। छात्रों, जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे तो विसर्ग संधि के पूर्व पद में, पूर्व पद यानी पहले पद में विसर्ग होना अनिवार्य है, और विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से, स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए लिखते हैं परिभाषा। क्या पढ़ते हैं? परिभाषा लिखते हैं। किसकी परिभाषा लिखते हैं? विसर्ग संधि की। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार
उत्पन्न होता है। सुनिएगा, विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। छात्रों, विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए पढ़ते हैं विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के भेद। अब देखिएगा, हम विसर्ग संधि के भेद पढ़ रहे हैं कि विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है। तो छात्रों, मैं बता दूं आपको कि विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। याद रहेगा, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली, सत्व विसर्ग संधि। पहली सत्व विसर्ग संधि। दूसरी है ऊत्व विसर्ग संधि। तीसरी है ऋत्व विसर्ग संधि। और चौथी है हमारी लोप विसर्ग संधि। समझिएगा, विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। पहली सत्व विसर्ग संधि, दूसरी ऊत्व विसर्ग संधि, तीसरी ऋत्व विसर्ग संधि और चौथी होती है लोप विसर्ग संधि। समझिएगा, यदि विसर्ग के स्थान पर सह आ रहा है तो सत्व संधि होगी। दूसरा है विसर्ग के स्थान पर ऊ आ रहा है तो ऊत्व विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के स्थान पर रू आ रहा है, यानी रू का मतलब रे आ रहा है, तो ऋत्व विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग का ही लोप हो रहा है। क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, तो वहाँ लोप विसर्ग संधि होगी। एक बार छात्रों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे पढ़ते हैं सत्व विसर्ग संधि। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखेंगे सत्व विसर्ग संधि। पहली जो मेरी संधि है उसका नाम क्या है? सत्व विसर्ग संधि। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं
सत्व विसर्ग संधि। देखिए छात्रों, सत्व विसर्ग संधि क्या कहती है? सत्व विसर्ग संधि क्या कहती है? इसका सूत्र है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय यस्य सह, समझिएगा। जिसका विसर्ग सह में परिवर्तित हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब मैं बताऊं सत्व विसर्ग संधि की परिभाषा। जिसका विसर्ग सह में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। अब छात्रों परिभाषा सुनना। परिभाषा बहुत ही शॉर्ट लिखाने वाला हूँ, समझिएगा। किसे कहते हैं? सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है यदि विसर्ग के बाद अघोष एघोष वर्ण। छात्रों एघोष वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के आधार पर, गूंज के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो घोष और एक अघोष। जिन वर्णों को बोलते समय गूंज उत्पन्न होती है, जिन वर्णों को बोलते समय गूंज उत्पन्न होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलते समय गूंज उत्पन्न नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है तथा उस व्यंजन में है को छोड़कर सब आते हैं, यानी से आते हैं। समझिएगा अघोष वर्ण कौन से होते? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। केख है, चेच है, टेठ है, तेथ है, पेफ है। और से आ जाए तो, आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश कर देते हैं। समझिएगा क्या कह रही है परिभाषा कि यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आ जाए। अघोष वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा से आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सत्व का मतलब होता है से आदेश कर देते हैं, से आदेश कर देते हैं। सुनिएगा सत्व यानी से आदेश कर देते हैं। अब से हमारे पास तीन है कि छात्रों अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, सर जी सत्व तो दंत्य भी है, मूर्धन्य भी है ना, और तालव्य भी है। तालव्य भी से है हमारे पास,
मूर्धन्य भी से है और दंत्य भी से है, तो सर कौन सा करें? उसके कुछ नियम बताए गए हैं कि दंत्य से कब करना है, मूर्धन्य से कब करना है और तालव्य से कब करना है। छात्रों, मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ मैंने अभी अभी आपको परिभाषा बताई, सूत्र था विसर्जनी यस्य से। विसर्जनी यस्य से कहता है कि जिसके विसर्ग हो, जिस पद के पीछे विसर्ग हो, उस विसर्ग के स्थान पर से कर दो। ये सत्व संधि कह रही है हमारी कि यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आ जाए तो, यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश कर दिया जाता है। तो पहला प्रश्न तो हमारे मन में यही उठा कि सर अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो छात्रों, मैंने आपको बताया अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का वर्ग कितने हैं? 5। कौन कौन से वर्ग है? कु, चु, टू, तु, पु। कै वर्ग? चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। इन 5 वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण तथा है को छोड़ करके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं जिनमें है को छोड़ दिया गया है। तो से 3 है, एक तो दंत्य से, एक मूर्धन्य से और एक कौन सा है? तालव्य से। तो छात्रों, नियम मैं बता रहा हूँ। पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, पहला जो मेरा नियम है वो क्या कह रहा है? पहला नियम कहता है कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद सलगम वाला से, चे और छे आ जाए। पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद से, चे, छे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से कर देते हैं। समझिएगा छात्रों, नियम नंबर पहला कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद पहले पद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में सलगम वाला से, चे और छे आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला सह करेंगे। नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर 2 सुनिएगा क्या कहता है। नियम नंबर 2 कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद षटकोण वाला से, टे और ठे आ जाए, कि विसर्ग के बाद षटकोण वाला से, टे और ठे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से कर देते हैं। समझिएगा, दूसरा जो नियम है उसका कथन ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद षटकोण वाला से, जिसे हम मूर्धन्य से कहते हैं, मूर्धन्य से टे और ठे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है। क्या हो जाता है छात्रों?
मूर्धन्य से हो जाता है। अगला जो मेरा तीसरा नियम है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? नियम नंबर तीसरा सुनेंगे। जो नियम नंबर तीसरा है वो क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद से, ते और थे आ जाए। समझिएगा, यदि विसर्ग के बाद ते और थे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? समझिएगा कि यदि विसर्ग के बाद से, ते या थे आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से कर देंगे। क्या कर देंगे? दंत्य से कर देंगे। नियम नंबर तीसरा कहता है कि यदि विसर्ग के बाद दंत्य से ते और थे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से कर देते हैं। नियम नंबर 4, अब सुनिएगा। छात्रों, अब तक मैंने कहा यहाँ तक कोई भी शर्त लागू नहीं थी। मैंने यह कहा विसर्ग से के बाद, यानी पूर्व पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए। अब विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है? यहाँ तक कोई भी शर्त लागू नहीं थी कि विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग से पूर्व आ रहा है, ई आ रही है, ऊ आ रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त लागू नहीं थी। लेकिन जैसे ही नियम चौथा आता है, नियम चौथा जैसे ही आता है वहाँ शर्त लागू हो जाती है। क्या लागू हो जाती है? शर्त लागू हो जाती है। कौन से नियम पर? चौथे नियम पर। पहला वाला जो मेरा नियम था कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कैसा भी स्वर हो, ए हो, आ हो, जो भी हमारे 13 जो स्वर है उनमें से कोई सा भी स्वर के बाद विसर्ग हो, बाद में ये तीनों आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से करते हैं। दूसरे नियम में भी किसी भी प्रकार की शर्त नहीं थी कि स्वर के बाद विसर्ग होना चाहिए, और ये तो फिक्स है कि विसर्ग आएगा ही स्वर के बाद। यदि कोई वर्ण व्यंजन है, आधा है, तो उसके बाद कभी भी विसर्ग नहीं आएगा। छात्रों समझिएगा, यदि कोई शब्द व्यंजन है तो व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं आता है। विसर्ग से पूर्व पद में स्वर का होना अनिवार्य है। तो नियम नंबर जो चौथा कह रहा है, शर्त लागू की है कि ए या आ के बाद, समझिएगा, ए या आ के बाद विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले कौन से स्वर होने चाहिए? ए या आ होना चाहिए। ए ऑब्लिक आ विसर्ग के बाद कैखे और पैफे आ जाए। समझिएगा छात्रों, ए ऑब्लिक आ विसर्ग के बाद कैखे या पैफे आ जाए। नियम शर्त लागू हो चुकी है। विसर्ग से पहले स्वर होने चाहिए। स्वर भी कौन से होने चाहिए? या तो विसर्ग से पहले ए हो या विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद के, खे, पे, फे में से कोई सा भी वर्ण हो
तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दंत्य से कर देते हैं। अब मेरे भाइयों, अगला जो मेरा लास्ट नियम है, पांचवा जो मैं नियम करवा रहा हूँ, 5 नियम है इस संधि में। कितने नियम है? 5 नियम है। 5वां नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 5। ध्यानपूर्वक इस नियम को और देखेंगे। 5वां जो नियम है, यहाँ भी शर्त लागू होती है, क्योंकि बचा क्या है, कैखे और पैफे फिक्स हुए थे कि कैखे और पैफे से पहले ए या आ होंगे। तो सर अगर बाद में कोई स्वर आ जाए पहले, ए या आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो क्या करेंगे? अब सुनेंगे, ए या आ को छोड़कर गोला लगा रहा हूँ। गोले का मतलब है इन दोनों को छोड़कर ए या आ नहीं होने चाहिए। गोले का मतलब ही यही है कि पहले वाले पद में ए या आ नहीं है। ए या आ को छोड़कर विसर्ग के बाद, छात्रों फिर समझिएगा, विसर्ग से पूर्व ए या आ नहीं होना चाहिए। ई हो, बड़ी ई हो, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, कोई सा भी स्वर हो, 11 की 11 स्वरों में से कोई सा भी हो, केवल 2 नहीं हो, ए और आ, बाकी 11 स्वर कोई से भी हो। और उनके बाद क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद कैखे या पैफे आ जाए। कैखे या पैफे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से कर देते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से कर देते हैं। छात्रों, मैंने अभी अभी आपको 5 नियम लिखवाए हैं। पांचों की पांचों नियमों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, याद कर लीजिए। अब जो आगे संधि होगी, जितने भी संधि विच्छेद आएंगे, इन 5 नियमों पर आधारित रहेंगे। ये 5 नियम अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जैसे ही मैं उदाहरण लिखाता हूँ, मैं जैसे ही उदाहरण लिखाऊंगा पूछूंगा आपसे, देखेंगे हम करके। अब आपको ही हल करने हैं ये। आगे जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आपको ही देना है। अगर हमारे पास ये 5 नियम याद है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि सत्व संधि का एक भी उदाहरण आपसे गलत नहीं होगा। केवल याद करने हैं, तो ये 5 नियम याद करने हैं। कितने नियम याद करने हैं छात्रों? 5 नियम याद करने हैं। और जब हमारे ये 5 नियम कंठस्थ हो गए तो हम आगे जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे उन उदाहरणों में यह संधि कभी भी गलत नहीं होगी। सत्व विसर्ग संधि 1 नंबर की आती है पेपर में छात्रों। एक नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप ये सोचते हो कि सर जी 1 नंबर की तो है, तो सारी ही ग्रामर 1 नंबर जोड़ करके यहाँ आगे बढ़ती है कि कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम 1 नंबर छोड़ेंगे तो ऐसे तो हमारे आधे से नंबर खत्म हो जाएंगे। तो छात्रों, अगर हम 1 बूंद भी, अगर एक घड़े में टप टप पानी भी गिरे, 1 बूंद पानी गिरे, तो 1 बूंद से वो 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, शाम या सुबह तक तो वो घड़ा भर ही जाता है। और एक कहावत ये भी है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि आधे घड़ा
आधा भरा हुआ घड़ा हमेशा आवाज़ करता है। तो छात्रों पांचों नियमों को याद कीजिए। पांचों नियमों को याद करने के बाद अब मैं आपके लिए उदाहरण लेके आ रहा हूँ। वो उदाहरण हमें पूर्णतः याद करने हैं और बनाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी आपके सामने रखिएगा। कॉपी सामने होनी चाहिए। पांचों नियम देखिए, पहला नियम कह रहा था कि विसर्ग के बाद सलगम वाला से या छ आ जाए। दू प्लस में शासन, दू प्लस में शासन। छात्रों पहला नियम है विसर्ग के बाद सलगम वाला से या छ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? समझ में आ रहा होगा। दू प्लस में शासन है तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे बोलो? सलगम वाला से। वो भी कैसा करेंगे? आधा। आगे क्या है? दू। पीछे क्या है? शासन। पीछे क्या है? शासन। जोड़ते हैं दुःशासन। क्या बन करके सामने आता है? दुःशासन। दू प्लस में शासन। अगर हम इस शब्द को जोड़ते हैं तो हमारे सामने नया शब्द बन करके आता है जिसका नाम है दुःशासन। क्या है? दुःशासन है। उदाहरण नंबर दूसरा है नी प्लस में छले है। पहले वाले नियम के उदाहरण चल रहे हैं कि विसर्ग के बाद सलगम वाला से या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से कर देते हैं। अब यहाँ देखिए छात्रों, विसर्ग के बाद छ आया है तो छ आएगा तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से करेंगे। कैसा? आधा। आगे क्या रह गया? नी। पीछे क्या है? छले। जोड़ते हैं निश्छले। क्या बन करके सामने आया? निश्छले बन करके सामने आया। नी प्लस में छले, निश्छले बन करके सामने आया। तीसरा जो नियम है नी प्लस में पहले ही नियम के चल रहे हैं अभी। अब विसर्ग के बाद से के बाद च आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से। आगे रह गया बेटा नी, पीछे रह गया च। जोड़ते हैं, बन करके सामने आता है निश्चय। क्या शब्द सामने आता है? निश्चय है बन करके सामने आता है। दुहु प्लस में शासन, दुशासन बना। नी प्लस में छले, निश्चलय बना। नी प्लस में च, निश्चय बना। अगला जो मेरा उदाहरण है वो है चौथा उदाहरण, धनु प्लस में टंकार है। धनु प्लस में टंकार है। अब देखिए दूसरा नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद षटकोण वाला से ट या ठ आ जाए, ट या ठ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से कर देते हैं। विसर्ग के बाद में ट आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से। आगे क्या है छात्रों? धनु। पीछे क्या है? टंकार है। जोड़ते हैं
धनुष टंकार है। आगे सुनिएगा, पांचवा नियम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राम है प्लस में षष्ठ है। अधिकांशतः बच्चे गलत करते हैं। कमज़ोर छात्र गलती करने की अधिकांशतः गुंजाइश रखते हैं इस उदाहरण में। ये जो उदाहरण है, यहाँ पर जो हमारे हल्के से वीकलेस छात्र जो होते हैं वो इस उदाहरण पर गलती होना स्वाभाविक है उनका, कि विसर्ग के बाद में षटकोण वाला सह आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? षटकोण वाला सह ही करेंगे, वो भी कैसा? आधा। आगे लिखेंगे राम, पीछे लिखेंगे षष्ठः, जोड़ेंगे राम में। अब जोड़ने में गलती होती है, आधा से पूरा से जैसा है वैसा कि वैसा जोड़ना है। 3 से आ रहे हैं तो तीनों के तीनों लिखने हैं। रामस षष्ठः, रामस षष्ठः। अगला जो मेरा उदाहरण है वो है नी प्लस में ठुरे, नी प्लस में ठुरे आ रहा है। समझिएगा कि विसर्ग के बाद षटकोण वाला से या टेठे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या करते हैं? षटकोण वाला सह करते हैं। किसके अनुसार? नियम नंबर 2 के अनुसार। तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से, आगे रह गया नी, पीछे रह गया ठुरे, बन करके सामने आएगा निष्ठुरे। छात्रों, मुझे पता है आपके मन में एक प्रश्न चल रहा है। आप पढ़ते हुए आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर ने दुःशासन सचुत्व संधि में भी करवाया था, निश्चल सचुत्व संधि में भी करवाया था, धनुष टंकार है सटुत्व में करवाया था। बिल्कुल करवाया था। एक पद में एक से अधिक संधियाँ होती है, वहाँ मैंने करवाया था धनुष सह स्लेट वाला प्लस में टंकारे था। विसर्ग के स्थान पर सह होता है। अगर इस प्रकार से आता है धनु प्लस में टंकार है तो हमें सत्व विसर्ग संधि करनी है, धनुष टंकार है। यदि समस्त पद पेपर में आता है तो सर्वप्रथम तो हमें विसर्ग संधि करनी है। विसर्ग ना कर करके आप यदि सटुत्व संधि करना चाहते हैं कि धनुष प्लस में टंकार है बराबर सटुत्व संधि, तो भी आपका प्रश्न सही होगा। एक पद में एक से अधिक संधियाँ होती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बशर्ते ये छात्र को ज्ञात होना चाहिए कि मैं कर कौन सी संधि रहा हूँ, मैं कौन सी संधि यहाँ कर रहा हूँ, यह ज्ञात छात्र को होना चाहिए। और संधि करते समय संधि जो विच्छेद आप कर रहे हो या समस्त पद बना रहे हो, जिस भी संधि का आप समस्त पद बना रहे हो, नाम भी उसी का लिखना है। ऐसा नहीं विच्छेद किसी का हो और नाम संधि का किसी और का हो, गलत होगा उत्तर छात्रों। आगे देखते हैं नियम नंबर 3 के नियम। नियम नंबर जो 3 है उसके देखते हैं बेटा। दू प्लस में साहस, समझिएगा, दू प्लस में साहस। नियम नंबर 3 है, विसर्ग के बाद में सह आ रहा है, विसर्ग के बाद में सह आ रहा है। नियम नंबर 3 कहता है कि विसर्ग के बाद सह तय या थे हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सह कर दो, दुस आधा, पीछे क्या है? साहस है। क्या बन करके सामने आएगा? दुस्साहस है। अगर हमारे नियम याद है तो आप करते हुए चलेंगे। देखिए छात्रों, एक पद लेके आया हूँ जिसमें संधि होती है। बच्चे प्रातःकाल विद्यालय जाते समय करते हैं। अपने अभिभावकों को, गार्जियंस, रास्ते में जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं
विद्यालय में जाकर अध्यापक गणों को क्या करते हैं बेटा, देखिए प्रातःकाल स्कूल में जाकर के नम है प्लस में ते, विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, क्या रहा है, तय आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला से कैसा आधा, आगे क्या है नम, पीछे क्या है ते, बोलो क्या करते हैं, नमस्ते। हम जब विद्यालय जाते हैं तो जाते समय अपने अभिभावकों को, मम्मी पापा को कह के चलते हैं कि मम्मी नमस्ते, और विद्यालय में जाकर सभी शिक्षकगणों को करते हैं। तो अगला है, अब आता है नियम नंबर 4 का, समझिएगा। नियम नंबर 4 क्या कह रहा था, ए या आ विसर्ग के बाद, इसके बाद ही तुरंत लिया हुआ है, लंबी करते हैं। कई बार बच्चे लंबी करते हैं, लंबी क्या कहते हैं, नमस्ते में अभिवादन है। और कई बार बालक चलते फिरते कहते हैं कि साहब, हाथ फैला के करते हैं, नम है प्लस में कार है। चौथा नियम कह रहा है, ए या आ विसर्ग के बाद के खे या पे फे आ जाए तो विसर्ग से पहले ए है, नमे में विसर्ग से पहले क्या है, ए है, ए आ रहा है, और ए के बाद के आ रहा है। विसर्ग से पूर्व क्या है छात्रों, ए है, ए विसर्ग के बाद में के आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर से स्लेट करेंगे। आगे नम प्लस में कार है और करते हैं हम नमस्कार है। नमस्ते अभिवादनशील है और नमस्कार बराबर की जाती है, नमस्कार साहब, तो नम है प्लस में कार है। अगला उदाहरण देखिएगा, अगला जो उदाहरण है 10वां, नी प्लस में पक्ष है, नियम नंबर 5वां, लास्ट पे नियम नंबर 5वां है। विसर्ग से पहले ए और आ नहीं है, ई आया हुआ है। ई के बाद में कै खे या पे फे में से पे आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से करेंगे, निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। तो छात्रों, मैंने अभी आपके सामने 10 उदाहरण प्रस्तुत किए। दुहु प्लस में शासन, दुःशासन बना, दुहु प्लस में शासन, दुःशासन बना, दुःशासन का संधि विच्छेद होता है दुहु प्लस में शासन। नी प्लस में छलय, निश्चलय सामने आया। अगर उल्टा दे दिया जाए, निश्चलय का संधि विच्छेद होता है निहि प्लस में छल है, निहि प्लस में चय, निश्चय शब्द बन करके सामने आया। धनु प्लस में टंकार है, धनुष टंकार है सामने आया, धनुष टंकार है। राम है प्लस में षष्ठ है, रामस षष्ठ है बन करके सामने आया। नी प्लस में ठुरे, निष्ठुर है बना। दुहु प्लस में साहस, दुस्साहस, नी प्लस में सहारे, निस्सहार है। नम है प्लस में ते, नमस्ते है। नम है प्लस में कार है, नमस्कार है। नम है प्लस में कार है, नमस्कार है। नी प्लस में पक्ष है, निष्पक्ष है शब्द बन करके सामने आया। तो छात्रों, मैंने अभी अभी आपको सत्व विसर्ग संधि के बारे में विस्तार पूर्व से समझाया है। आगे 10 उदाहरण मैंने कराए हैं, कम से कम 20 उदाहरण घर पे आपको करने हैं। मैंने कहा है 20 उदाहरण कम से कम आपकी नोटबुक में मिलने चाहिए मुझे। आपके पास पासबुक है, पासबुक का सहारा लीजिए, नोटबुक का सहारा लीजिए। अपने भाई बहन जो भी रीट, सीटेट, आरटेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बुकों को सहारा लीजिए। उनकी बुकों का सहारा लेते हुए आप अपने संधि को कंप्लीट कीजिएगा।
मैंने बेटा बार बार कहता आ रहा हूँ, जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, संधि उतनी ही मजबूत होती हुई जाएगी। अध्ययन तब सक्सेसफुल है तब तक उसका अभ्यास किया जाए। बिना अभ्यास के विद्या अधूरी रह जाती है। ज्ञान तो सभी में होता है, लेकिन उसे बाहर कौन निकाल करके लाता है? अभ्यास अधिक से अधिक कौन सा बच्चा करता है? जो जितनी प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस इज सक्सेसफुल लाइफ। अभ्यास ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।